हमने सेल पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, हमने सेल के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था। ओके, तो आज देखेंगे, आगे चलते हैं। तो पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसको थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, थोड़ा फिर से तुम्हें याद दिला देता हूँ, ठीक है। शायद भूल गए होगे तो उसको थोड़ा और याद दिला देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया था, ये देखो, ये जो सेल है, सेल का इसको हम क्या कहते हैं, जो बाहरी परत जो है इसको क्या कहा जाता है, ये कौन सा है, ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते थे, है कि नहीं। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बता दिया था ये किससे बना होता है, ये बना था प्रोटीन से, है कि नहीं। उसके बाद मैंने बताया था कि प्लांट्स में, जो कि पेड़ पौधे होते हैं, उनमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन उसके ऊपर और एक लेयर होता है कि नहीं। उसको हम कहते हैं, ये वाला जैसे मैंने बना दिया था उस दिन, इसको क्या कहते हैं, ये हो गया सेल वॉल। ये किससे बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज से। ये बता दिया था मैं प्रीवियस क्लास में, ओके। और फिर देखो क्या, और बताया था सेल के अलग अलग जो अंग होते हैं, है कि नहीं। पहले बताया था मैं, यहाँ पे कौन सा था, पहले बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ा लिखते हैं थोड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया था। उसके बाद फिर मैंने बताया था गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, ओके। आज देखेंगे हम उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे लाइसोसोम, और बीच में कौन सा था, न्यूक्लियस, है कि नहीं। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा जो पढ़ाया था पिछले क्लास में। देखो, याद करवा दे रहा हूँ तुम्हें, फिर से रिकैप करवा देता हूँ तुम्हें थोड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया जो था, इसको हम क्या कहते थे, माइटोकॉन्ड्रिया को इसको हम कहते थे पावर हाउस। क्यों पावर हाउस कहते थे, सेल का जो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता था, या फिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, एनर्जी बनाता है। बताया था ना मैं तुम्हें कैसे बनाता है, 38 ATP बनता है, 38 ATP बनता है, और उससे एक ग्लूकोज बनता है कि नहीं। और ये कैसे बनता है, 38 ATP, एक साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रेब्स साइकिल से 38 ATP बनता है, 38 ATP से एक ग्लूकोज बनता है। और क्रेब्स साइकिल के कौन सा गैस की ज़रूरत था, O2, ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो गया, समझ रहे ना। सारी ऊर्जा यही बनता है, हमारे जो शरीर को जो ऊर्जा मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, वो कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है, सेल के अंदर। फिर गोल्जी बॉडी में क्या बताता है, ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। जो एनर्जी को ट्रांसफ़र कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है कि नहीं। उसके बाद वैक्यूल्स क्या करता है, पानी को स्टोर करता है, बताया था, है कि नहीं। प्लांट्स में बड़े बड़े होते हैं वैक्यूल्स, क्योंकि हमें तो भाई, हम पानी की जब हम ज़रूरत होता है तो पानी हम खुद पी सकते हैं, प्लांट्स थोड़ी खुद पी सकता है। तो उसके लिए उसको पानी स्टोर करना, खुद पी सकता है, लेकिन ज़रूरत, जैसे मान लो कभी भी उसको ज़रूरत हो, जैसे हमें ज़रूरत हो, रात के 10 बजे, रात के 2 बजे, रात के 4 बजे हमें प्यास लगा तो उठ के पी सकते हैं। लेकिन मान लो बारिश नहीं है तो पेड़ को कहाँ से पानी मिलेगा, तो उसको पानी स्टोर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए उसका जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है कि नहीं, जानवरों में छोटा होता है। फिर मैंने बताया था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, ये करता है सेल डिवीज़न, ये भी बता दिया था मैंने। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेल डिवीज़न करता है। देखो, कुछ जानवर होते हैं, ठीक है, और मैंने ये भी बताया था, जानवर की बात बाद में करेंगे, पहले इंसान की बात कर लेते हैं। हमारे जो सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कौन से, कहाँ पे होता है, मतलब कौन से, लीवर के सेल में होता है कि नहीं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंट्रोसोम, सेल डिवीज़न का काम क्या होता है, अगर कहीं पे क्षतिपूर्ति, मतलब कुछ क्षति हो जाए, मतलब कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है, वहाँ का जो सेल क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करके वो क्या करेंगे, उस जगह को, घाव को भर देंगे जहाँ पे भी कुछ क्षति होता है, नुकसान कुछ हो जाता है बॉडी के अंदर, कहीं पे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, कोई भी सेल या फिर कोई भी टिश्यू में कुछ ब्रेकडाउन हो गया, तो उसको कौन, मतलब कैसे वो सॉल्व होगा, उसके लिए हमें सेल डिवीज़न की ज़रूरत होता है। सेल डिवीज़न कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मैंने बताया था लीवर में, है कि नहीं। और सबसे कम कहाँ पे, ना के बराबर न्यूरन, जिसको हम ब्रेन बताया था। न्यूरन में होता ही नहीं, वहाँ पे बस गिलियल सेल होता है, तो 10%, 90% बताया था न्यूरन सेल, लेकिन उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। बाकी जो 10% होते हैं वो गिलियल सेल होते हैं, वहीं पे होता है सेल डिवीजन। और उसी की वजह से अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। ये सब बात में होता है। कुछ जानवर होते हैं, ठीक है, कुछ जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके, तुम अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, उनके सेंट्रोसोम, कुछ जानवर के कुछ अंग हैं उनके, वहाँ पे सेंट्रोसोम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कैसे, जैसे तुमने कभी देखा है,
चूहा का पूंछ, चूहिया नहीं चूहा, चूहिया का तो इत्तू सा होता है पूंछ इत्तू सा पीछे ऐसे होता है, लेकिन जो चूहा होता है ना उसका जो पूंछ लंबा होता है। और बड़ा सा चूहा बचपन में अगर कभी मतलब हम कभी कभार पकड़े थे, लेकिन उसके अगर पीछे जो पूंछ होता है ना, चूहा का पूंछ का जो ऊपर वाला जो परत, मतलब ऊपर वाला जो खोल, पूंछ का जो खोल मतलब पूंछ के ऊपर जो चमड़ी लगा होता है कि नहीं, अगर उसको पकड़ोगे ना वो चमड़ी छोड़ के भाग जाएगा। मान लो चूहा भाग रहा है और उसको पूंछ यहाँ पे और तुमने उसको पूंछ में पकड़ ली, ठीक है, तो क्या करेगा, पूंछ का ऊपरी परत तुम्हारे हाथ में छोड़ दो, मतलब जैसे उसको जोर से पकड़ोगे तो ऊपरी वाला परत छोड़ के चला जाएगा टूंग टूंग करके, ठीक है। तुम उसमें बिजी रह जाओगे, अरे पकड़ लिया घंटा पकड़ोगे वो चला गया, है कि नहीं। उसी तरह से छिपकली का पूंछ देखे हुए, मान लो छिपकली को मार दी तुमने, ठीक है, या फिर मार दी तो अपना पूंछ छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। पूछ तुम बिजी रह जाओगे, अरे यार इसका पूंछ वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है, खुद को बचाने की उनका तरीका होता है। छिपकली का पूंछ छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा, लेते रहे इसको घर में सजा के रख, लेकिन तुम उस पूंछ में बिजी हो जाओगे और पूंछ थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहेगा तो तुम उसमें बिजी हो जाओगे, और लेकिन वो भाग जाए। फिर एक हफ्ते बाद पूंछ निकल आएगा, फिर दिखा के तुम्हें बोलेगा, देख तूने ही तोड़ा था ना मेरा पूंछ, ले अब और एक निकल गया। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके पूंछ में सेंट्रोसोम, पूंछ के वाले जो सेल होता है, ठीक है, उसमें सेंट्रोसोम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेल डिवीज़न करता है। ओके, आगे चलते हैं। देखो फिर आएंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसको ईआर में शॉर्ट में लिख दिया है। जब एक एक पढ़ाऊंगा ना डिटेल्स में तो इसका फोटो भी दिखाऊंगा तुम्हें, ओरिजिनल फोटो, ठीक है, ये यहाँ पे बनाने वाला नहीं, ओरिजिनल फोटो दिखाऊंगा। तो देखो सेंट्रोसोम जो होता है, सॉरी सेंट्रोसोम नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये क्या करता है ना, सेल को एक स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर का मतलब जैसे मान लो अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में नहीं होगा ना तो सेल क्या होगा, सेल जो है वो पचक जाएगा का सेंस क्या है, जैसे कि तुम मान लो कि बैलून है, ठीक है, बैलून में पानी भर दी और उसको तुम जैसे मतलब उसको उसका कोई फिक्स शेप नहीं होगा, मतलब उसको जहाँ रखोगे वो इधर उधर लुसुर होता रहेगा। डू यू नो व्हाट इज लुसुर मतलब पचक जाना जिसको हम कहते हैं, है कि नहीं। जैसे देखो ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ना, इसको कहा जाता है सेल का इंटरनल स्केलेटन समझते हो, कंकाल। जैसे इंसान का स्केलेटन क्या कर रहा है, हमें हमारा जो स्केलेटन है वो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को एक शेप दे रहा है कि नहीं। हमारे बॉडी जैसे इंसान में भी स्केलेटन होता है, 206 हड्डियाँ हैं, समझ रहे हो ना, वही हमारे बॉडी को अलग मतलब अच्छी तरह से जिस शेप में उसको रखता है। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे क्या नहीं होता, मेरा कंकाल ही नहीं होता, ठीक है, तो मैं अरे हड्डी नहीं होगा तो कैसे चलोगे। अगर मान लो कि ऊपर वाला यहाँ पे हड्डी नहीं है तो मान लो मैं कहीं किसी के जा रहा हूँ, किसी से धक्का लग गया, ठीक है, और यहाँ से मेरा हार्ट निकल जाएगा, है कि नहीं, लंग्स में मारेगा, मर जाऊँगा मैं वहीं पर। क्योंकि नीचे वाले जो इंपॉर्टेंट जो हमारा अंग है, ऑर्गन है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा स्केलेटन सिस्टम है कि नहीं। ये जो हमारा रिब्स है, रिब केज के अंदर क्या है, लॉन्ग्स वगैरह है। ओके, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, सेल को एक शेप देता है। अगर ये नहीं होगा तो सेल क्या करता है, पचक जाएगा समझ रहे हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल बैलून का, बैलून में पानी भर दो और उसको एक तो मान लो उसको लंबा करके रखना चाहते हो, ठीक है, लेकिन उसको अगर रख दोगे तो लंबा नहीं रहेगा, वो अपने आप बैठ जाएगा, ऐसा समझ रहे हो ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसलिए हम कहते हैं वो कोशिका का, सेल का आंतरिक कंकाल होता है, इंटरनल स्केलेटन, है कि नहीं। स्केलेटन क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। ओके, तो ये भी इसी का काम भी वही होता है। देखो आगे चलते हैं। आज देख मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अगर देखो थोड़ा ईआर को अगर हम देखें, 4 बार बोलो मेरे साथ, याद हो जाएगा वो वर्ड, कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे चलते हैं। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसका ओरिजिनल फोटो दिखाऊंगा जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाऊंगा, ठीक है, बस समझने के लिए बना रहा हूँ। देखो इसको अगर हम 2 हिस्से में बांट देंगे, मान लो इधर से इसको हम बांट दे रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ईआर है उसका 2 हिस्सा होता है। एक वाला ये वाला पोर्शन से मान लो ये होता है स्मूथ होता है और ये रफ होता है, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही 2 हिस्सा है, स्मूथ और रफ। इन दोनों का ना काम अलग अलग होता है, अलग अलग काम करते हैं। क्या काम करते हैं, देखो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बनाता है, निर्माण करता है, क्या बनाता है, वो बनाता है फैट, जिसको चर्बी भी कहते हैं, है कि नहीं, चर्बी। और जो गाँव में कहते हैं ना बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को, नहीं आ जा तेरा सारे के सारे चर्बी उतारता हूँ, अरे चर्बी फैट सबको पता है कि नहीं।
अरे वो ये लॉकडाउन में सबका चर्बी निकल रहा है घर बैठे बैठे, ये नहीं, ये से कमर निकल आएगा, पेट निकल आएगा। लेकिन यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे कहता हूँ, देखो जहाँ जहाँ हमारा क्या है स्केलेटन है वो हमारे बॉडी को एक अलग शेप देता है, लेकिन पेट में कोई मतलब हड्डियाँ वड्डियाँ नहीं है, कोई स्केलेटन नहीं है, तो इसलिए पेट क्या करता है अपने आप शेप लेता है कि नहीं। वो कुछ दिन बाद अगर ज़्यादा मोटा खा पी लो, लॉकडाउन के बाद पेट ऐसे निकल आएगा, है कि नहीं, दिख नहीं रहा है लेकिन दिखा रहा है, ऐसे पेट निकल आएगा, मतलब अलग है वो। जैसे जैसे बैठ जाओगे तो पेट क्या करता है, जैसे मान लो पेट ऐसे खड़ा हूँ तो पेट मेरा स्लिम है, अगर बैठ जाऊँगा तो यही पेट उभर जाएगा, है कि नहीं। तो छाती क्यों नहीं होता है, क्योंकि भी उसके स्केलेटन है। तो उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसको संभाल के रखते हैं अलग अलग, जो यहाँ पे मतलब सेल को एक प्रोटेक्शन देता है इंटरनली, है कि नहीं, पचकने से रोकता है। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। देखो यहाँ वापस आ जाओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह का, मैंने बताया स्मूथ होता है और रफ होता है। स्मूथ वाला क्या करता है, फैट चर्बी का निर्माण करता है, फैट का निर्माण करता है, इसको हिंदी में बसा कहते हैं। देखो चर्बी तो ये बोलचाल की भाषा में कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरह से, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म में कहें तो बसा होता है हिंदी में, लेकिन फैट कहते हैं। बाकी जो रफ वाला हिस्सा ये बनाता है प्रोटीन, ठीक है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। एक्चुअली ये जो रफ वाला हिस्सा है ना, ये खुद नहीं बनाता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ वाला हिस्सा प्रोटीन बनाता है, ये खुद नहीं बनाता। कौन बनाता है, इसमें ना कुछ डॉट्स हैं, देखो देखो रफ मतलब कुछ खुरदुरा चीज़ होना चाहिए, रफ उसी को कहते हैं ना, कुछ खुरदुरा चीज़, जैसे कोई क्या, यहाँ पे कुछ डॉट्स इस तरह से, बहुत से डॉट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पता है इन डॉट्स को क्या कहते हैं, ये जो डॉट्स रहता है ना, इसी डॉट्स को कहते हैं राइबोसोम, इसी डॉट्स को कहते हैं राइबोसोम। एक्चुअली जो प्रोटीन का निर्माण होता है, ये प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, ये करता है राइबोसोम, ठीक है। कौन से पार्ट में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले हिस्से में, है कि नहीं। मैंने बता दिया दो हिस्से में बढ़ जाता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ। तो रफ वाले में कौन सा, जो वहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, राइबोसोम कहते हैं उनको, वही बनाता है प्रोटीन, ठीक है। देखो ये प्रोटीन बनाने के लिए ना, इसको क्या चाहिए, प्रोटीन कैसे बनता है, 10 एमिनो एसिड प्लस 10 एमिनो एसिड मिलके हो गया 20, ये 20 एमिनो एसिड मिलने के बाद एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। देखो एक्चुअली देखा जाए ना, दो प्रोसेस होता है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, इसको समझ लो तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। एक होते हैं एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। क्या क्या बोला, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे कण, ठीक है, या टुकड़ों को मिला के अगर कोई बड़ा चीज़ बन रहा है, ठीक है, आराम से समझो, कोई छोटा छोटा चीज़ को अगर मिला के कोई बड़ा सा चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। वहीं पे कैटाबॉलिज्म क्या होता है, उस बड़े चीज़ को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे चीज़ बनाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या है, 10 एमिनो एसिड है कि नहीं, ये 10 ये 10 ये मिले, तो देखो मिल के, मतलब मैंने क्या बताया, एनाबॉलिज्म क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के बड़ा चीज़ बनाएंगे। तो देखो ये 10 जुड़ा, ये 10 जुड़ा, ये हो गया 20, उससे बनता है एक प्रोटीन, ठीक है। उसी जैसे मैंने बताया था ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे बनता है, 38 ATP, है कि नहीं, 38 ATP, वो आगे समझाऊंगा क्रेब साइकिल क्या होता है। पहले 18 मिलते हैं, फिर 18 मिलते हैं, फिर 2 ATP गेन होता है, फिर जाके 38, तो ये भी मिल के बन रहे हैं। तो ये दोनों ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया हो या प्रोटीन बनने की प्रक्रिया, दोनों कौन सी प्रक्रिया हैं, दोनों एनाबॉलिज्म में, ठीक है। देखो प्रोटीन जब बनता है ना, आगे चलते हैं देखते हैं क्या है। हाँ देखो, तो मैंने क्या बोला कि 10 एमिनो एसिड प्लस 10 एमिनो एसिड, तो 20 एमिनो एसिड, ये मिलके बन गए एक प्रोटीन, यही तो बोला ना। ये प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम किस में होता है, राइबोसोम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर या फिर उसके अंदर। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं,
याद है ना भाई, एनर्जी बनाता था, एनर्जी, तो उसको हम कहते हैं पावर हाउस। सेल का पावर हाउस कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर खुद रेस्पिरेशन कौन करता है? यार O2 ले रहा है तो रेस्पिरेशन ही कर रहा है ना, श्वसन कर रहा है। तो आंतरिक श्वसन या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। लेकिन याद है, सब याद रह रहा है ना। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा एनर्जी को। वैक्यूल पानी स्टोर करेगा। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? वो आंतरिक कंकाल देता है, एक संरचना देता है, किसको? सेल को, ताकि सेल पचके ना। उसके बाद देखो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये क्या कहेंगे? इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहेंगे। तो ये जो 10-10 मिलके प्रोटीन, एक प्रोटीन बनता है, तो ये जो 10 एमिनो एसिड है, ये 10 एमिनो एसिड, ये 10 एमिनो एसिड, ये 10 ऑलरेडी हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में होता है, ठीक है। बाकी के जो 10 होते हैं ये हमारे शरीर में नहीं होता है। ये बाकी के 10 को हमें फूड में खाना पड़ता है। फूड में मतलब जो खाना अच्छे खाना है कि नहीं, अच्छे खाना अगर खाओगे तो वहाँ से 10 एमिनो एसिड मिलते हैं, ठीक है, फूड से, जो हम फूड इंटेक करते हैं, खाते हैं, तब ना जाके वो क्या करेगा, इस 10 से मिलके एक प्रोटीन बनेगा, ठीक है। देखो प्रोटीन की अगर बात आ ही गया है तो इसके बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं, है कि नहीं, क्यों निराश हो जाएगा वरना प्रोटीन। देखो प्रोटीन जो है, प्रोटीन का ना 3 काम में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। प्रोटीन क्या क्या 3 काम सर? देखो पहला वाला किसको ज़रूरत होता है? चाइल्ड को, बच्चों को। क्यों? मैंने बताया प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन इनकी क्यों ज़रूरत होता है? क्योंकि बच्चों को ग्रोथ, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत होता है। अरे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको बहुत जल्दी जल्दी उनका ग्रोथ होता है ना, जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको क्या चाहिए होता है? प्रोटीन की ज़रूरत होता है कि नहीं। दूसरा, जो बूढ़े होते हैं, है कि नहीं, ओल्ड जो होते हैं, उनको भी चाहिए, क्योंकि ये उनको मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं ना, मेंटेनेंस की ज़रूरत होता है। मेंटेनेंस मतलब जैसे बूढ़ा हो गया इंसान, है कि नहीं, बूढ़ा हो जाने के बाद यहाँ पे झुर्री उर्री आ जाते हैं सब। झुर्री क्यों आता है? जो हमारा ये देखो, ये चिकना लग रहा है अब मेरा गाल, लेकिन यहीं पे अगर मैं 40 साल के बाद मेरा ये फेस इस तरह से चिकना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे स्किन के नीचे क्या है? फैट है, वही क्या कर रहा है, मतलब चिकना दिख रहा है और पूरे जो स्किन को फैला के रखा है। लेकिन यही जब खत्म हो जाएगा तो क्या होता है? तो झुर्रियाँ पड़ती है, जिसको रिंकल्स कहते हैं, है कि नहीं। तो बूढ़ों की क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें टूट रहता है, मतलब टूटता रहता है। मतलब टूटता मतलब ये नहीं कि हड्डी वड्डी टूट जाता है, मतलब उनका जो मसल में अंदर जो सेल वो काफ़ी ज़्यादा टूटते रहते हैं। तो उनको क्या चाहिए होता है? उनको प्रोटीन चाहिए उस टाइम पे संभलने के लिए, है कि नहीं। देखोगे बूढ़ों को भाई ऐसे बूढ़ा हो जाने के बाद ऐसे डंडा पकड़ के चलेंगे, ओ माँ चला नहीं जा रहा है, ओ बाबा, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ से अगर उनको छुटकारा चाहिए, अगर कोई बूढ़ा हो तो उनको, है कि नहीं, बहुत अच्छा खाना खिलाना चाहिए ताकि जो प्रोटीन उनको मिले, तो उनके मेंटेनेंस के लिए। तीसरा प्रोटीन का काम होता है, ये बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं हम, बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब होता है, बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब, जैसे मान लो हमें एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज देता है कि नहीं। तो अगर ये ख़त्म हो जाए बॉडी में, हमारा जितना ग्लूकोज है अगर ये ख़त्म हो जाए, तो इमरजेंसी में उस टाइम पे कौन देगा हमें एनर्जी? वो देगा प्रोटीन देगा। लास्ट सोर्स भी कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं इसको हम लास्ट सोर्स, बैकअप सोर्स या फिर लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। मान लो कोई 8-10 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठ गया, ठीक है, तो उसका पूरा ग्लूकोज जो था बॉडी में स्टोर होकर रहेगा, वो तो सब खत्म हो जाएगा। तो आखिरी में कौन देगा उनको पावर, मतलब एनर्जी कौन देगा? वो प्रोटीन देगा। ओके, तो ये हो गया बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको लास्ट सोर्स कहते हैं। इन तीनों चीज़ों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कौन, यहाँ देखो न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस। अच्छा देखो न्यूक्लियस जो होता है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? ये भी देख लेते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया गया है। न्यूक्लियस का जो खोज किया था, इसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। तो देखो, अरे यार कंफ्यूज हो जाओगे सर, कौन कौन सब खोजा था, अरे एक से बढ़कर एक नाम है कि नहीं। अब सेल का डिस्कवर पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक। वो तो तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, सेल छोटा होता तो हुक से निकालना है उसको। उसके बाद फिर मैंने बताया
एवी हॉक ने जिंदा ढूंढा, है कि नहीं, शेल थ्योरी दे दिया किसने, शेल्डन और शॉन ने। और ये बंदा आ गया इसने न्यूक्लियस को, तो गोल्जी भी बता दिया था। गोल्जी बड़ी किसने, कैमिलो गोल्जी ने खोज के निकाला था। तो यहाँ पे जो आया न्यूक्लियस, इसको किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, याद रखना ध्यान से। क्या, रॉबर्ट ब्राउन। देखो ब्राउन कैसे हम याद रखोगे इसको, अगर हम याद तुम्हें याद करवा दूँ, है कि नहीं। देखो आम खाए हो ना, आम का गुठली किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है कि नहीं, किस कलर का, ब्राउन। आम के अंदर गुठली कहाँ पे होता है, आम के अंदर पूरा होता है, सेंटर पे, है कि नहीं, बीच में। तो यहाँ पे देखो सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, बीच में, है कि नहीं। तो इसको भी सेल का गुठली ही समझ लो। जैसे आम, मैंगो, है कि नहीं, वो जो क्या क्या एडवर्टाइज जाता है, छोड़ो उनसे बातों को। तो वो मैंगो को, आम जो है, आम को कौन, आम के अंदर क्या होता है, गुठली होता है। तो इस तरह सेल का गुठली कौन हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो उस गुठली कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो न्यूक्लियस को किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ओके, आगे देखो इसका जो काम होता है ना, देखो न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस में 90% क्या होता है, न्यूक्लियस का जो 90% ये होता है प्रोटीन से बना होता है। ये तो 90% में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और 10% में क्या होता है, वो डीएनए वहाँ पे होता है। 90% हिस्सा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का 90% हिस्से में क्या है, प्रोटीन है। बाकी 10% में क्या है, डीएनए। ओके, यहाँ पे देखो फिर आगे क्या होता है। इसका जो काम होता है ना, किसका, न्यूक्लियस का जो काम होता है, इसका मेन काम जो होता है, ये सारे के सारे क्या करता है, सारे के जो सेल ऑर्गेनेल हैं, मतलब सारे के सारे जो सेल कोशिका के अंदर जो चीज़ें हैं उन सबको मॉनिटर करता है। मॉनिटर मतलब समझते हैं ना, जैसे ये क्या करेगा, इसको कहेगा पावर बना, एनर्जी बना। इसको कहेगा ओए तेरा काम क्या है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। और चच्चा ट्रांसफ़र करो इसको, वैक्यूल्स को, चच्चा पानी वानी रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। इसको क्या कहेगा, सेंट्रोसोम, सेल डिवीजन कर, है कि नहीं। अगर कहीं पर सेल वेल हमारा टूट फूट गया, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गाइड अच्छी तरह से पकड़ के रखना, है कि नहीं। राइबोसोम का गाइड प्रोटीन बना। तो सबको जो कंट्रोल करने की काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है कि नहीं। सबको कंट्रोल करके रखता है कौन, न्यूक्लियस। सबको गाइड करता है, सबको कंट्रोल करता है कि कौन कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा। ओके, आगे चलो। देखो न्यूक्लियस के पास ना एक खराबी है, खराबी मतलब समझना, सब पावर इसके पास, ये कंट्रोल तो कर सकता है लेकिन किसी को पनिश नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई काम नहीं कर रहे उसको पकड़ के उसके काम के नीचे बजा नहीं सकता, ये इसकी खराबी है। तो इसके लिए भी कोई होगा, है कि नहीं। जैसे देखो हमारे देश में पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, क्राइम को कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन वो किसी को पनिश नहीं कर सकते। जैसे मान लो पुलिस वालों को पता होगा कि यही मर्डरर है, इसी ने ही मारा है कि नहीं, इसी ने मारा है, लेकिन उसको वो, अरे उनको अगर पता होगा तो वो कहेंगे कि नहीं यार हमको तो पता ही है, हमारे पास तो एविडेंस है, हमारे पास सबूत है, तो इसको गोली मार दें यहीं पे। नहीं, वो गोली नहीं मार सकते, उनको मार नहीं सकते, उनको लेके जाएंगे किसके पास, जुडिशियरी के पास, जज के पास लेके जाएंगे। तो जज वहाँ पे जो बैठे होंगे वही क्या करेंगे, उसको सज़ा सुनाएंगे। तो अगर हम एक समझने के लिए, अगर तुम समझ सकते हो, न्यूक्लियस क्या होता है, पुलिस होता है। पुलिस सबको गाइड करता है, कंट्रोल करता है कि ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा करो। लॉकडाउन में बाहर निकलोगे तो थुरा के आओगे, पिटा के आओगे, है कि नहीं। तो ये सबको कंट्रोल करता है, गाइड करता है, लेकिन पनिश करने की पावर न्यूक्लियस के पास नहीं है। तो इसके लिए कौन है, इसके लिए और एक बंदा यहाँ पे बैठा है। देखो साइड में ये चाचा बैठे हैं, इसका नाम क्या है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कि जैसे क्या हुआ, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। न्यूक्लियस क्या, ओए तेरा तो काम है ऊर्जा बनाना, एनर्जी बनाना, तो काम कर। तबीयत ठीक नहीं है कि नहीं, हमारी वाली से बात 2 दिन से नहीं हो रही है, तो थोड़ा मूड ऑफ है, हम आज काम ना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस कहेगा चलो ठीक है 2 दिन देख लेते हैं। और 2 दिन देख लिया, तो उसके बाद भी अगर माइटोकॉन्ड्रिया का मन नहीं कर रहा है, काम कर करके थक गए हैं कि नहीं, कोढ़िया हो गए हैं, गधा हो गए हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस बुलाएगा किसको, लाइसोसोम को। वो कहेगा देख तो ज़रा माइटोकॉन्ड्रिया काम क्यों नहीं कर रहा है कि नहीं, मेरा काम तो उसको कंट्रोल करना है, लेकिन मेरी बात नहीं मान रहा है, तो क्या करो, तो लाइसोसोम चला जाएगा उसके पास, सट जाएगा उसके पास, ऐसे सट जाएगा, सट गया, ओए काम करो, हो गएगा, नहीं करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया काम, ना करेंगे काम। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या, सॉरी लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम के अंदर एक लिक्विड होता है। क्या होता है, एक लिक्विड, एक एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम जो होता है उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक
एंजाइम्स। क्या होता है बेटा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किसके अंदर होता है? लाइसोसोम के अंदर। वो क्या करता है? जैसे ही मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया तो ये न्यूक्लियस बोलेगा कि चचा जाओ, तो समझो कि बबुआ काम काहे ना कर रहा है। तो ये चला गया उसके पास, जाके पूछेगा काम करोगे? नहीं काम करूँगा। तो ये करेगा, उसके अंदर जो क्या है लिक्विड है, कौन सा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और उसको उसके ऊपर छिड़क देगा मतलब जैसे क्या, जैसे पान खा के जैसे थूकते हैं ना, पुच पुच ऐसे कर देगा, या फिर ऐसे जैसे छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं ना, तो देखो पंडित सब छिड़कते हैं पानी ऐसे, जो ये करके पत्ती लेके ऐसे ऐसे छिड़कते रहते हैं। ये वही काम करता है लाइसोसोम, जाके हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसके ऊपर, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर छिड़क दिया। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है ना भाई, बड़ा खतरनाक होता है। जिसके ऊपर गिरता है ना वो बस खत्म है कि नहीं। जैसे एसिड का काम जैसे होता है ना, लेकिन गला देता है, सभी इसको गला देगा। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहा तो सेल क्या करेगा? सेल तो अब एनर्जी नहीं बना पाएगा। तब न्यूक्लियस आके बोलेगा किसको? सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। वही क्या करता है? सेल डिवीजन मैंने बताया था, अपने जैसा कोई और एक को बनाना है कि नहीं। तो यहाँ पे जाके नई न्यूक्लियस बोलेगा किसको? सेंट्रोसोम को, कि सेंट्रोसोम भैया माइटोकॉन्ड्रिया चच्चा मर गए लो, अब पावर नहीं मिल रहा है हमको, एनर्जी नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज ना मिल रहा है हमको, क्रेब्स साइकिल चल नहीं रहा है। तो सेंट्रोसोम का अच्छा कोई बात नहीं, बना देंगे दूसरा, है कि नहीं, हमारे काम तो वही है बनाना दूसरा, है कि नहीं। जैसे ये कहेगा चाचा मर गए लो, तो सेंट्रोसोम रेडी, टेंशन मत लो, हाँ मैं बना देंगे। फिर ये बना देगा किसको? और एक माइटोकॉन्ड्रिया, काम चलने लगा। समझ रहे हो ना किसका काम क्या है। लेकिन ना कभी कभी जैसे सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक मतलब हमारी मांगे पूरी करो। जैसे मानो न्यूक्लियस के गोल्जी उड़ गए तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, हम ना करेंगे। इसको कहा कि भाई केवल पानी वानी सब स्टोर कर रहा है कि वो नहीं कर रहा, मैं करूँगा भी नहीं, क्या कर। फिर आगे सेंट्रोसोम का तो सेल डिवीजन कर, नहीं करूँगा मैं। एंडोलोजन रेटिकुलम को, या फिर राइबोसोम ना, ये भी दादागिरी दिखा सकती है। इतू सा है जैसे बनाया था ना मैं डॉटेड जो है राइबोसोम, ये भी आके दिखा देंगे किसको? न्यूक्लियस को। नहीं बनाएंगे प्रोटीन, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, है कि नहीं। फिर और कौन है? फिर गुस्सा हो जाएगा न्यूक्लियस और कहेगा किसको? लाइसोसोम को कहेगा क्यों ये लाइसोसोम चच्चा, या फिर लाइसोसोम भैया कोई ना मान रही है हमारी बात। तो लाइसोसोम सब गुस्सा हो जाएगा, हाँ कोई नहीं मान रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो लाइसोसोम चला जाएगा सबके पास मतलब वहाँ से बोलेगा ए तू काम कर, ये काम कर। तो ये क्या करेगा? कोई काम नहीं करेंगे। तो इसको गुस्सा आ जाएगा। क्यों गुस्सा आएगा? अरे भाई ऑब्वियसली बात है, जैसे जो जिस चीज़ के लिए बना है उसको वो काम करना चाहिए। जैसे लड़के जो हैं वो पैदा ही हुए हैं, जन्म ही हुए हैं कि घर चलाने के लिए, घर की सारे जिम्मेदारी उनके सर पे लेने के लिए। लेकिन अगर वही कोई लड़का आके बोलेगा कि हमसे घर ना चल रहा है कि नहीं, तब तो भाई तेरे लाइसोसोम जरूरत है तेरे को, है कि नहीं, मारने के लिए बर्बाद करने के लिए। लेकिन समझ रहे हो ना, जो जिस काम करो लड़के हो तो मतलब थोड़ा हो गया पक्का, कुचा हो गया, मतलब दुनिया, मतलब पूरे दुनिया का टेंशन तुम्हारे दिमाग में सब तुम्हें सहना पड़ेगा। रो नहीं सकते, है कि नहीं ये बहुत काला सोच है बेटा, रो नहीं सकते। लेकिन मान लो कोई लड़की अगर आके बोली कि हमसे घर ना चल रही है, तो क्या मतलब पहले वाले को ले आओगे? जो एक्स होगा उसको थोड़ी लाओगे तुम, उसको नहीं लाओगे तुम, क्योंकि भाई जो शादी करके लाए उसी से काम चलाओगे, है कि नहीं। मतलब लड़कियां भी ना तो अजीब अजीब होते हैं। कैसे? आपने जब पिताजी के यहाँ पे सब कुछ काम कर लेंगे, झाड़ू वाड़ू सब साफ साफ खलासी वलासी सब, मतलब सब सब कर लेंगे। ससुराल चले गए ना, थोड़ा काम करने का तो मेरा कमर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, हमसे ना हो पाएगा। हमारे घर में हम कुछ ना करते थे, है कि नहीं। पिताजी हमको या माताजी हमको कुछ ना करने देते थे। अब यहाँ आकर अगर ससुराल ले आओ, मतलब सॉरी ससुराल बोल रहा हूँ, यहाँ उनके पिताजी के घर ले आओ, है कि नहीं, नैहर कहते हैं उसको, वहाँ ले आओगे ना सब करेगी, सब करेगी। लेकिन ससुराल चलेगी ना, एक बार झाड़ू लगा दी तो कमर पकड़ के बैठेगी, नहीं हम ना करेंगे फिर, है कि नहीं। तो देखो, तो जो जिस जैसे ट्रेन बना है भाई, ट्रेन इंजन जो है, तू सब डिब्बे को खींचेगा। ऐसा नहीं अगर खींचने के बाद तू कहेगा कि नहीं मैं देखो मैं खींच रहा हूँ। अबे तू जन्म ही हुआ है, तेरे को बनाया ही गया है इंजन को, ट्रेन के डिब्बे को खींचने के लिए, तू कहेगा नहीं करूँगा। तो इस तरह से ये जैसे बना है एनर्जी बनाने के लिए बना है, ये बनाए जो गोल्जी बॉडी बनाए किसके लिए? एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। वैक्यूल्स बनाए किसके लिए? हमारा पानी स्टोर करने के लिए। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एक इंटरनल स्ट्रक्चर देता है, एक इंटरनल स्केलेटन है ये। राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए। ये अगर काम ना करें, मान लो सब ने स्ट्राइक कर दी, तब न्यूक्लियस चला जाएगा लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम कहेगा चलो ठीक है, कोई नहीं बात मान रहा है ना, तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और जाके क्या करेगा? लाइसोसोम अपने आप को फाड़ देगा, ले
और सारा का सारा जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से बाहर निकल के पूरा का पूरा सेल बर्बाद, मतलब वो सुइसाइड बम्बर बन जाएगा, है कि नहीं। सुइसाइड बम्बर राजीव गांधी कैसे मारा गया था, वो लड़की गई उसने यहाँ पे बम बांध के गई थी, है कि नहीं, और उनके पास जाके फोड़ दी बम को, खुद मरी, उनको भी लेके गई, है कि नहीं। ये वही काम करता है सुइसाइड बम्बर लाइसोसोम, मतलब बम हो जाता है, खुद दबा लेगा, खुद तो मरेगा। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, सबको, राइबोसोम को बर्बाद, सब मर गए, समझ रहे हो ना। लाइसोसोम बड़ा खतरनाक होता है। ओके देखो, और ये ज़रूरी भी होता है, लाइसोसोम होता है ना, ये बहुत ज़रूरी भी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? जैसे मान लो कि कोई हमारा, देखो स्किन के ऊपर वाला अगर कोई सेल खराब हो गया तो यहाँ पे घाव वाव बन जाता है कि नहीं, कुछ हो जाता है। तो जैसे मान लो बन गया यहाँ पे कुछ निशान विशान, मतलब किसी ने मार दी या फिर कुछ भी हो गया, अरे निकल जाता है ना थोड़ा थोड़ा, क्या क्या सब अजीब अजीब सब, गर्मी के मौसम में सब स्किन के ऊपर रेशेस जिसको हम कहते हैं। तो कुछ ख़राब हो गया तो इसको हम इलाज कर सकते हैं, इसको हम ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं करते। अगर मान लो किसी बॉडी के मसल में किसी सेल खराब हो गया तो क्या करोगे? उसके लिए लाइसोसोम ज़रूरी है, वो खुद को बर्बाद करना चाहिए, नहीं तो वही सेल क्या करेगा, धीरे धीरे मतलब ख़राब हो जाएगा और उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्या पता कैंसर भी हो सकता है। तो लाइसोसोम बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या कर सकता है, अपनी ज़रूरत पड़ने पर पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब ये सुइसाइड, खुद सुइसाइड करेगा, सबको मार देगा। तो इसलिए इसको लाइसोसोम को कहते हैं सुइसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुइसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, है कि नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तुम देखे होगा कि जैसे मान लो पत्नी के साथ, मान लो किसी पति का झगड़ा हो गया, ठीक है, ले पकड़ी कौन झाड़ू, है कि नहीं, लगाई पिछवाड़े में, या फिर वो डंडा वंडा लेके लगाई हाथ में कहीं, या फिर यहाँ पर, या फिर मार दी यहाँ यहाँ साइड में, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा देखोगे ना निशान बन जाता है, काला बन जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे मान लो एक सेल है, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे किसी ने मार दी, ठीक है, लगाई यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, सूज जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल थे ना वो अचानक से मर गए सब, जैसे ही दबा के पड़ी मेरे यहाँ पे सारे के सारे सेल यहाँ पे अचानक से मर गए सब। कैसे मरे सर? अरे भाई लाइसोसोम होता तभी ना वो सबको मारता अगर डैमेज होने के बाद। अब लाइसोसोम ही खुद मर गई। कैसे? जैसे मान लो कहीं पे बम फोड़ो, मतलब किसी ने बम फोड़ दी तो उसको कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ा, फिर लेके जाएगा जज के पास, जज सुनाएगा सजाए। पहले बताया मैंने, मान लो किसी ने पुलिस को उड़ाते उड़ाते मतलब कहीं पे बम फोड़ दो तो जज को उड़ा दी, ले। लाइसोसोम वही करता था ना, जुडिशरी का काम, पनिश करता था सबको, वो उसी को भी मार दी। जैसे यहाँ पे पड़ी तो सारे के सारे सेल मरे यहाँ पे, मतलब लाइसोसोम भी मर गया, तो वो सेल क्या हो गया, पूरा डेड हो गया। तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए ना वहाँ पे काला बन जाता है सब, क्योंकि अपने आप सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है। ओके, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो अड़ोस पड़ोस के जो इधर उधर के जो क्या होंगे सेल होंगे, वो देखेंगे कि क्या हो रहा है भाई, क्या है, क्या हो गया, अच्छा मार पड़ी है, मर गए सब। तो अपने जो लाइसोसोम होता है वो अपने लाइसोसोम से थोड़ा थोड़ा हाइड्रोलिटिक एंजाइम छिड़क देंगे, तो धीरे धीरे 10-15 दिन में साइड वाले अगल बगल के जो सेल होते हैं वो उनको छिड़क के वो वाले एरिया को, देखो 10-15 दिन के बाद फिर तन तना के घूमूंगा, ऐश मारा था, कोई निशान नहीं है कि नहीं। अरे ऐसा होता है ना, जैसे पड़ोसी कोई नहीं है तो उनके घर वार कुछ साफ वाफ कर देते हैं, सामने कोई झाड़ू वाड़ू लगा देता है गाँव में, देखो पड़ोसी नहीं है तो उसके सामने भी घर थोड़ा साफ वाफ कर देता है। तो वही पड़ोसी का काम कौन करते हैं यहाँ पे? अदर सेल जो करते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर कहता है ना कि अगर कहीं पे तुम्हें सूज गया है तो गरम शेक लो, गरम है नहीं, गरम शेक लो। क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए कहते हैं कि जब यहाँ पे तुम गरम शेक लोगे ना तो एक जगह यहाँ पे ना एक सेंसेशन क्रिएट होता है। सेंसेशन जैसे क्रिएट हो जाए ना, मतलब यहाँ पे अलग लेवल का अंदर ही अंदर वाइब्रेशन थोड़ा सा क्रिएट होगा। जैसे सेंसेशन क्रिएट होगा ना तो अगल बगल के जो सेल होंगे वो कहेगा क्या मेला लगा है क्या वहाँ पे, चलो देखने चलो, क्या मेला है, कोई मर गया क्या है? तो सारे के सारे सेल यहाँ पे भाग के आएंगे, तो देखेंगे अच्छा मुक्का खाइए अपने मेहरारू से, बीवी से, चलो इसको थोड़ा मदद कर देते हैं, थोड़ा अपना सेंट्रोजम लाइसोसोम से थोड़ा थोड़ा एंजाइम फेंकते हैं, तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे बात क्या कर? तो यहाँ पे ना फिर क्या हो, देखो तो ये हो गया न्यूक्लियस फिर बना दिया लाइसोसोम का काम पूरा का पूरा बता दिया। ओके, आगे चलते हैं, देखो क्या होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है, ध्यान से सुनना कि यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा सेल के अंदर में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दिया तुम्हें। ओके, तो लेकिन देखो अगर ये सब ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही मतलब यहाँ पे क्या है, सब ऐसे ही अगर ऐसे रहेंगे तो अगर हम जैसे मान लो नाचेंगे लेकिन या फिर भागेंगे दौड़ेंगे
तो सारे के सारे सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो सेल के अंग हैं, वो ऐसे ही रहेंगे, तो एक दूसरे से टकरा नहीं जाएंगे, टकरा जाएंगे ना, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। जैसे मान लो तुमने एक थैला ली, थैला मतलब बैग, और उसमें नोटा, थड़ी, थाली है कि नहीं, और सब बेलन वेलन सब डाल के और उसको पकड़ के भागने लोगे, तो आवाज़ होगा कि नहीं, ठन 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 ऐसे अगर भागोगे तो सबको डाल दे किसमें, बैग में, सब मतलब थाली डेगची सब सब डेगची शायद नहीं घुसेगा, छोटा मोटा का तो घुस जाएगा, लेकिन ग्लास वगैरह सब डाल दिए यहाँ पे, लोटा वोटा सब, और उसको पकड़ के से भागोगे तो वो आपस में क्या करेंगे, ये सब टकराएंगे ना आपस में सब। जैसे यहाँ पे ठन 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 आवाज़ होगा टकराने से, तो ये भी टकरा जाएंगे ना आपस में। लेकिन तो भगवान ना बड़ा होशियार था, भगवान ना पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, किसी को पता नहीं, उसने इतना दिमाग लगाया कि अगर इसके अंदर हमने इसको गैप बनाने के लिए, इनको जैसे न्यूक्लियस बीच में रहेगा, ये इधर इधर होंगे, इन दोनों के बीच में गैप, अरे गैप होना चाहिए कैसे, जैसे मान लो हम भाग रहे हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, गैप बनाए नहीं है गैप, और लाइसिज्म कहीं पे आके टकरा गया इनसे, किसी से भी टकरा गया, अब टकरा गया तो सत्यानाश हो गया। जैसे मान लो अगर मतलब इसके बीच में ये गैप मेंटेन रही था, तुम भागते हो तो तुम्हारे सारे सेल्स भी हिलेंगे, है कि नहीं, तो वहाँ पे लाइसिज्म अगर टकरा गया सब, सारे के सारे सेल में खत्म, तुम वहीं मर जाओगे। ऐसा नहीं होता है। तो भगवान बड़ा होशियार था, इसीलिए तो मैंने उसको बोल रहा हूँ कि बड़ा होशियार था। कैसे, उसने इन सब में गैप बनाने के लिए एक लिक्विड भर दिया, एक पानी जैसा लिक्विड। वो लिक्विड ना काफ़ी गाढ़ा होता है। कैसे गाढ़ा होता है, जैसे मान लो तुमने एक बाल्टी के अंदर, खाली बाल्टी है, खाली बाल्टी के अंदर तुमने उसी तरह से ग्लास, लोटा और दो चीज़, ठीक है नहीं, चम्मच वम्मच सब डाल दी वहाँ पे, और लेके बाल्टी लेके भाग रहे हो तो ठंडन ठंडन आवाज़ होगा कि नहीं। वहीं पे अगर तुम पानी डाल दोगे तो आवाज़ थोड़ा कम होगा, लेकिन आवाज़ होगा, वो भी टकराएंगे पानी के अंदर। लेकिन अगर वहीं पे बहुत गाढ़ा शहद डाल दिया हमने, हनी, तो आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना मतलब गाढ़ा होता है शहद, उनको क्या करेगा, उनको एक दूसरे से अलग करके रखेगा। तो यहाँ पे ना एक, जैसे मान लो यहाँ पे होल करके यहाँ पे एक लिक्विड डाल दी गई, इससे क्या होगा कि कोई आपस में नहीं टकराएंगे, ठीक है, कोई आपस में नहीं टकराएंगे, ठीक है। इनके बीच में क्या करता है, ये गैप बना के रखता है। तो इस लिक्विड का कुछ नाम होगा कि नहीं होगा, है ना, तो क्या है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अरे साइटो मतलब क्या होता है, सेल होते हैं, प्लाज्म मतलब क्या होता है, द्रव, द्रव जिसको हम लिक्विड कहते हैं। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। कुछ साइंटिस्ट ना, ठीक है, बड़े होशियार थे, उन्होंने जाके न्यूक्लियस को देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर जाके झांक के देखा तो क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर और एक लिक्विड है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे डीएनए होता है, यहाँ पे आरएनए होता है, ठीक है नहीं, कोई कोई चीज़ होते हैं, यहाँ पे जीन्स वगैरह होते हैं सब, ये भी तो यहाँ इसी के अंदर होते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर। अगर वो ही टकरा गए आपस में, है कि नहीं, अगर ये सब यहाँ पे है और वहाँ पे कोई उनके गैप, उनको अलग अलग रखने के लिए कोई इंसुलेटर नहीं होगा, तो आपस में धक्का लग टकरा के मर जाएंगे ना सब। तो उनको भी अलग रखने के लिए एक दूसरे से वहाँ पे और एक लिक्विड है, यहाँ की इसके अंदर भी है, इसको अलग कलर में मार्क कर रहा हूँ, देखो इसके अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और फिर वहाँ पे डीएनए फीएनए आरएनए सब है। तो इसको क्या कहते हैं, इसका भी तो कोई नाम होगा ना। तो इसका नाम जो है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म या फिर जो न्यूक्लियो, साइटोप्लाज्म काम क्या करता है, ये इनके बीच में गैप बना के रखा है, गैप बना के रखता है, प्लस ये सेल को सूखने नहीं देता, ड्राई होने नहीं देता, मॉइस्चर बना के रखता है, सूखने नहीं देता। अरे आचार देखे हो ना, आचार है कि नहीं, उसमें क्या होता है, जब आचार बनाया जाता है ना, आचार ऐसे ही सूखे नहीं रखते, सूखे अगर सूखा आचार रखेंगे तो कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाएगा। तो उसके अंदर बढ़िया से तेल वेल डाल के रखते हैं, क्या क्या है कि मसाले वसाले, ताकि आचार मॉइस्चराइज होकर, मतलब मॉइस्चराइज होकर रहे, है कि नहीं, सूखे ना, समझो वही। तो इसी तरह से ये मान लो आचार, ये सब आचार के मैंगो वैंगो है, उसके अंदर ये तेल डाला गया है, ठीक है, मतलब आम का आचार है, तो आम ऐसे ही समझ सकते हो जैसे समझ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये सूखे ना, है नहीं, बर्बाद ना हो, तो ये इसको क्या करता है, इसको सूखने नहीं देता है, ठीक है। आगे देखो, एक बात ना, साइंटिस्ट के अंदर ना बहस छिड़ गया, कुछ साइंटिस्ट के अंदर, कि सेल में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। तो देखो, अरे भाई तुम्हारे दिमाग में कौन आ रहा होगा, न्यूक्लियस, क्योंकि ये तो सबको कंट्रोल कर रहा है, इनका ब्रेन की तरह है, सबको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मान लो किसी के दिमाग खराब है तो क्या वो जिंदा नहीं रहता, पागल जिंदा तो रह लेते हैं, मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन जिंदा तो रह सकता है कि नहीं। ये क्या कर रहा है,
माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहे, बिना एनर्जी के भी सेल आराम से जिंदा रह सकता है कि नहीं। तो प्रोटीन से काम चला लेगा, राइबोसोम से प्रोटीन बनाता है जो ग्लूकोज तो एनर्जी देता है, अगर ग्लूकोज नहीं देगा तो इससे बना लेगा। तो इस तरह से उनके अंदर ना बहस चढ़ गई कौन 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 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुछ साइंटिस्ट ने देखा, पहले क्या किया कि पहले एक एक को बाहर निकल के देखा, किसी सेल के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल दिया, फिर देखा कि सेल जिंदा रहता है कि नहीं, उनका सेल तो जिंदा है। फिर इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला, सबको निकाल दी, मतलब एक एक करके, लेकिन देखा कि नहीं फिर भी ये काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने न्यूक्लियस को बाहर निकाल दी तो देखा कि सेल ठीक से काम नहीं कर रहा है कि नहीं, मतलब मनमानी कर रहे हैं। न्यूक्लियस क्या कर रहा था, सबको कंट्रोल कर रहा था, ये सब मतलब मनमानी अपने हिसाब से सब काम कर रहे हैं। तो फिर क्या कहा, लेकिन एक दो साइंटिस्ट थे ना बड़े होशियार थे, तो पहले लोगों को लगा कि न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा घंटा न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट। उन्होंने सीरीज लगाई इधर से और सारे के सारे जो लिक्विड मटेरियल है साइटोप्लाज्म को खींच के निकाल दी, ठीक है। फिर देखा गया जैसे ही खींच के निकाला पूरा सेल मर गया, पूरा सेल नहीं मरा, मतलब ये सारे के सारे मर गए, एक ससुरा बच गया ई न्यूक्लियस। क्यों बच गया, क्योंकि इसके अंदर खुद का लिक्विड है, खुद का न्यूक्लियर प्लाज्म है, ये सारे के सारे मर गए लेकिन ये बच गया, है कि नहीं। तो फिर उन्होंने कहा तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया, साइटोप्लाज्म। फिर उन्होंने कहा अच्छा साइटोप्लाज्म सबसे इंपॉर्टेंट है या इसके अंदर जो न्यूक्लियर प्लाज्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ साइंटिस्ट ना अलग अलग लेवल का, फिर इसके अंदर सीरीज लगा के इसको खींच लिया, लेकिन जैसे ही खींच लिया तो उन्होंने देखा न्यूक्लियस भी मर रहा है, और न्यूक्लियस जैसे जा रहा है तो पूरा सेल ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, सेल में दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, इधर वाला ये वाला जो लिक्विड जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये वाला जो लिक्विड जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। तो इन्होंने कहा इन दोनों को, इस ये वाला पानी मतलब पानी जमा, ये वाला पानी ये वाला पानी, इन दोनों को मिला के अलग नाम रख दी, ठीक है। न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म को अगर मिला के बोलेंगे तो इन दोनों को मिला के अगर बोलेंगे इसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म, ओके। साइटोप्लाज्म क्या है, सिर्फ सेल के अंदर का जो लिक्विड है। न्यूक्लियर प्लाज्म कौन है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दे, कंबाइन लिखा है न्यूक्लियर प्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, तो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जिसको हम जीव द्रव भी कहते हैं। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, इसको मिला दे तो जीव द्रव बन जाता है। आशा करता हूँ सबको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।